नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब एक बड़ी लड़ाई में बदलता जा रहा है। ये लड़ाई एक ऐसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। शुरुआत इजराइल के हमले से हुई थी जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे और उसके बाद अगली 2 रातें इजराइल पर बहुत भारी पड़ी हैं। पहले 13-14 जून की दरमियानी रात और उसके बाद 14-15 जून की दरमियानी रात ईरान ने जिस तरह इजराइल पर हमले किए हैं उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। इजराइल का तथाकथित अभेद्य आयरन डोम, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर दुनिया का सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी इस वक्त नाकाम हो गया है। बीती रात ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ इजराइल की राजधानी तेल अवीव और एक सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने हाइफा बंदरगाह पर बड़ा हमला किया। आइए पहले कल रात के हमले की कुछ तस्वीरें और वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि अब ये लड़ाई किस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तेल अवीव पर ईरान के मिसाइल हमले का है। ऐसी खबर है कि ईरान ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके अलावा ईरान पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से ही इजराइल पर हमला कर रहा है। तेल अवीव में भारी तबाही मची है। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं, ये तेल अवीव में बड़ी बड़ी इमारतों के ध्वस्त होने के बाद की और उनके पहले की तस्वीरें हैं। ईरान ने शहाब 3 और फतेह 110 नाम की अपनी मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। इस हमले में ईरानी मिसाइलों के निशाने पर इजराइल के तेल डिपो, उसके सैन्य ठिकाने और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इजराइल का रक्षा मंत्रालय था। इजराइल के रक्षा मंत्रालय को एक तरह से पेंटागन के रूप में जाना और माना जाता है। जैसे अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को अभेद्य और सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, इसी तरह इजराइल के रक्षा मंत्रालय, जिसका नाम हकायरिया है, उसे ईरान की मिसाइलों ने तबाह कर दिया। ये ईरान के हमले में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा हमला कल रात हुआ है, वो इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर हुआ है। यहां पर न केवल हाइफा जैसा महत्वपूर्ण नौसैनिक ठिकाना है, बल्कि इसके साथ साथ इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से भी एक रिफाइनरी हाइफा में है। मजेदार बात यह है कि इस हाइफा बंदरगाह और तेल रिफाइनरी में भारत के अडानी समूह की 70% की हिस्सेदारी है और कल रात के ईरानी हमले में इजराइल का हाइफा बंदरगाह और तेल रिफाइनरी बुरी तरह तबाह हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ईरान ने हाइफा बंदरगाह पर करीब 45 मिसाइलें दागी थीं। इसके अलावा जो बेन गुरियन हवाई अड्डा है इजराइल का, बेहद महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, उस पर भी ईरानी मिसाइलों ने हमला किया। ईरान के हमले में इजराइल की परमाणु सुविधाएं भी थीं, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कितना नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि शुरुआती हमले में इजराइल ने यह दावा किया था कि उसने ईरान के तेहरान सहित दूसरे न्यूक्लियर ठिकानों को अपने हवाई हमले से नष्ट कर दिया है। इस बात की तस्दीक तो जरूर हो गई थी कि इजराइल के पहले हमले में
ईरान के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। उसके बाद से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई ने ऐलान कर दिया था कि इजराइल पर ऐसा हमला होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और पिछली 2 रातों में ईरान ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिन 2 रातों में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया, ड्रोन से हमला किया, तब इजराइल का सबसे ज्यादा चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। इस सिस्टम को आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, लेकिन शुरुआती सफलताओं के बाद यह सिस्टम ईरान के मिसाइल हमले का मुकाबला नहीं कर सका। जिस तरह शुरुआत में इजराइल ने ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को आधे रास्ते में ही नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में ईरान की मिसाइलें सही समय पर अपने निशाने तक पहुंचती रहीं। यानी तथाकथित आयरन डोम कागजी छत्र साबित हुआ। यानी ये जो ढाल थी, जिसे हमेशा अचूक अभेद्य माना जाता था, जिसे कोई भेद नहीं सकता था, जिसे भेद कर मिसाइलें निशाने पर नहीं पहुंच सकती थीं, वो आयरन डोम पूरी तरह नाकाम हो गया है। और इस बीच में एक बड़ी खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के देश छोड़कर जाने की अफवाहें दुनिया भर में तैर रही हैं। ईरान के पहले हमले के बाद से ही इस तरह की खबरें चल रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू एक विमान में बैठकर ग्रीस रवाना हो गए हैं, लेकिन इसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। कल रात के हमले के बाद ऐसी खबरें मिली हैं कि नेतन्याहू अपने आला अधिकारियों के साथ इजराइल में ही हैं, लेकिन किसी सुरक्षित ठिकाने पर किसी बंकर में जाकर बैठ गए हैं। ईरान के इन 2 बड़े हमलों के बाद से इजराइल बुरी तरह परेशान हो गया और आखिर में उसने अमेरिका से गुहार लगाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फरियाद की है कि वो इस लड़ाई में ईरान पर हमला करने के लिए साथ आ जाए, लेकिन अब तक डोनाल्ड ट्रंप सीधे इस लड़ाई में शामिल होने से अमेरिका को बचाए हुए हैं। और जब पिछले 2 दिनों में ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया, उसी दौरान ब्रिटेन ने इजराइल की मदद के लिए अपना एक जंगी जहाज ओमान की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया था, लेकिन ईरान की नौसेना ने इसे ओमान की खाड़ी में ही रोक लिया है। स्क्रीन पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इंग्लैंड के उसी जंगी जहाज की है जो इजराइल की मदद के लिए ओमान की खाड़ी तक पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल ये ईरान की नौसेना के घेरे में है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती लड़ाई को देखकर दोनों देशों के हितैषी लामबंद होना शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ ईरान की मदद के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश आगे आए हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन अब तक दोनों देशों की किसी ने खुलकर मदद नहीं की है। ईरान की मदद के लिए हूथी जैसे संगठन जरूर आगे आए हैं और उन्होंने भी ईरान का साथ देने के लिए इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका अब तक खुलकर इजराइल का साथ देने आगे नहीं आया है। और इस पूरे संघर्ष में जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है वो ये है कि अब दोनों देश परमाणु लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान के ऊपर यह संदेह किया जाता है कि उसने परमाणु बम बना रखा है, इसीलिए इजराइल ने अपने शुरुआती हमले ईरान के परमाणु ठिकानों पर ही किए थे, जबकि ईरान घोषित रूप से यह कहता रहा है कि वो
और उसका देश परमाणु सुविधाओं का इस्तेमाल सिर्फ नागरिक सुविधाओं के लिए, शांतिपूर्ण कामों के लिए करता है। 2003 में ईरान घोषित रूप से अपना परमाणु कार्यक्रम स्थगित कर चुका है। इसकी तस्दीक पिछले महीने ही अमेरिका की एजेंसी भी कर चुकी है। यानी अमेरिका खुद मान चुका है कि ईरान में सन 2003 के बाद से परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम स्थगित है। इसके बावजूद यह संदेह बार बार गहराता रहता है कि ईरान गुपचुप रूप से, गोपनीय तरीके से परमाणु बम बना चुका है और इजराइल के पास पहले से परमाणु सुविधाएं हैं। इसलिए अब यह लड़ाई परमाणु हथियारों की लड़ाई में बदलती दिखाई दे रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता 2 दिन पहले बाकायदा ये धमकी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो वो भी परमाणु हथियार से ही जवाब देगा। इसके अलावा ईरान ने यह धमकी भी दी है कि खाड़ी देशों में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के जो सैन्य ठिकाने हैं, उनकी जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, अगर लड़ाई बढ़ी, अगर इन देशों ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें भी नहीं बख्शेगा। कुल मिलाकर अब तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस पर बयान जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि किसी भी दशा में किसी के ऊपर भी किसी तरह का कोई परमाणु हमला नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि अगर किसी एक देश ने भी परमाणु हथियारों का उपयोग किया तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त ईरान और इजराइल का संघर्ष उस चरम बिंदु की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जब इन 2 देशों की लड़ाई किसी महायुद्ध में बदल सकती है। शुरुआती हमलों में बड़ा नुकसान सह चुका ईरान अब जवाबी हमले लगातार कर रहा है और 2 दिन के इन हमलों में इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। इसीलिए वो अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है। अब पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ लगी हैं। क्या सचमुच अमेरिका इस लड़ाई में खुलकर इजराइल का साथ देने आगे आएगा? और अगर अमेरिका ने पूरी तरह सैनिक तौर तरीकों के साथ इस लड़ाई में इजराइल के साथ भागीदारी की तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश भी ईरान का साथ देने आगे आ जाएंगे। तब ये लड़ाई विश्व युद्ध में बदल सकती है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।